वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये कोई टेक्स्ट बुक चैप्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में क्रिएटर क्लासरूम के लिए बनाया गया एक विजुअल स्लाइड डेक का पूरा प्लान है। और टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। हाँ, और इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो 12 से 16 साल के छात्र हैं। लेकिन इसे जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो किसी पाठ की तरह नहीं लगता। नहीं, ये तो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। एकदम। और इसकी सबसे खास बात है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इसमें अनरियल इंजन 5 की बात की गई है। मतलब गेमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतिहास को जिंदा करने की कोशिश। और बोरिंग टेक्स्ट की जगह बड़े बड़े असरदार 3D विजुअल रूपक, मतलब मेटाफर्स पर जोर दिया गया है। तो आज हम इसी प्लान की परतों में गहरे उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतिहास के जटिल विचारों को दृश्यों में बदला जा सकता है। और हर स्लाइड के पीछे की सोच क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ। तो जो पहली स्लाइड का आइडिया है वो पूरी कहानी का एक तरह से मंच तैयार कर देता है। इसमें लोक देवता शब्द को एक बहुत बड़ी सुनहरी ढाल के रूप में दिखाने की बात कही गई है। और वो ढाल एक पूरे गांव की हिफाजत कर रही है। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है और ये सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। मतलब देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये लोक देवता किस दौर में उभरे। हम बात कर रहे हैं 11वीं से 16वीं शताब्दी की। अच्छा। ये वो समय था जब समाज बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था और अंदर ही अंदर जातिगत भेदभाव भी था। सही बात है। ऐसे में इन लोक देवताओं ने समाज के लिए एक नैतिक कवच, एक मॉरल शील्ड का काम किया। तो ये जो ढाल है वो सिर्फ प्रतीक नहीं है, वो उनके असल काम को दिखाती हैं। हाँ। मतलब ये ढाल सिर्फ तलवारों से नहीं बचा रही थी। बिल्कुल नहीं, यही तो खास बात है। ये ढाल बाहरी दुश्मनों के साथ साथ समाज के अंदर की बुराइयों से भी बचा रही थी। अच्छा। और अगली स्लाइड का विजुअल इसी बात को और साफ करता है। हाँ, उसमें राजस्थान के नक्शे को धुएं में लिपटा दिखाया है। हाँ, जो उस दौर के संकट को दिखाता है, लेकिन उस अंधेरे में कुछ सुनहरे दिए जल रहे हैं। और वो कुछ खास समुदायों जैसे रिखिया और रेबारी के प्रतीकों को रोशन कर रहे हैं। एकदम, ये दिए उम्मीद की किरण थे। इन लोक देवताओं ने सिर्फ युद्ध नहीं किए, उन्होंने मेघवाल और रेबारी जैसे समुदायों को सम्मान देकर एक समन्वित संस्कृति की नींव रखी। तो ये सिर्फ योद्धा नहीं, समाज सुधारक भी थे। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामदेव जी। हाँ, पीरों का पीर। उनके लिए जो विजुअल चुना गया है वो है एक बहुत बड़ी सुनहरी चाबी। और वो चाबी भेदभाव की भारी भरकम जंजीरों को खोल रही है। और ये चाबी उनके जीवन के मिशन का प्रतीक है। उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अच्छा, कामड़िया पंथ। हाँ, जिसका एक ही मकसद था समाज से ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करना। और वो उन गिने चुने लोक देवताओं में से थे जो कवि भी थे। हाँ, उनकी 24 वाणियां आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। तो ये चाबी सिर्फ एक प्रतीक नहीं, ये उनके विचारों की उस शक्ति को दिखाती है जिसने समाज की सबसे मजबूत जंजीरों को तोड़ने का साहस किया। रामदेव जी से जुड़ा एक और विजुअल है जो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। मक्का से आए पीरों के सामने हवा में बर्तन उड़कर आ रहे हैं। हाँ, ये उनके पर्चा या चमत्कार से जुड़ी एक बहुत मशहूर कहानी है। क्या है ये कहानी? जब मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने खाने के बर्तन मक्का में ही भूल आए हैं। तब रामदेव जी ने अपने चमत्कार से उनके वही बर्तन उनके सामने प्रकट कर दिए। अरे वाह! ये देखकर वो पीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, हम तो केवल पीर हैं, पर आप तो पीरों के पीर हैं। अच्छा, तो रामसा पीर की उपाधि उन्हें तब मिली। जी हाँ, और ये दृश्य सिर्फ उनके चमत्कार को नहीं बल्कि उनकी उस दिव्यता को स्थापित करता है जिसे दूसरे धर्मों के संतों ने भी माना। ये उनकी सर्व स्वीकार्यता का प्रतीक है। तो रामदेव जी ने समाज के अंदर की जंजीरों को तोड़ा। लेकिन कुछ लोक देवता ऐसे भी थे जिन्हें बाहरी खतरों से सीधे टकराना पड़ा, जैसे गोगा जी। उनके लिए जो विजुअल है वो बहुत दिलचस्प है। एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे एक दिव्य सांप है और पास में एक मकबरे जैसे दिखने वाले मंदिर का दरवाजा। हाँ, और इस पर बिस्मिल्लाह लिखा है। ये तो बहुत अनोखा कॉम्बिनेशन है। और यही विजुअल राजस्थान की गंगा जमुनी तहजीब का एक अद्भुत उदाहरण है। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, लेकिन उनकी मान्यता हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों में बराबर है। उन्हें जहर पीर भी कहते हैं ना? बिल्कुल, उन्हें ज़ाहर पीर के रूप में पूजा जाता है और उनके मंदिर की बनावट अक्सर मकबरे जैसी होती है। दरवाजे पर बिस्मिल्लाह का चिन्ह भी मिलता है।
ये दिखाता है कि उस दौर में आस्था धर्म की सीमाओं से कहीं ऊपर थी। ये एकता कितनी असली थी? मतलब क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी प्रतीक है या उस वक्त समाज में सच में ऐसा था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जमीनी स्तर पर तनाव तो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन लोक आस्था एक ऐसी जगह बन जाती है जहां ये तनाव कम हो जाते हैं। अच्छा। गोगा जी का थान या मंदिर एक ऐसी जगह थी जहां गांव का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपनी परेशानी लेकर आता था। तो ये सिर्फ एक आदर्श नहीं था, ये रोजमर्रा की जिंदगी की एक जीती जागती हकीकत थी। समझ गया। इसी तरह पाबूजी की कहानी भी रक्षा और शौर्य से जुड़ी है। ऊंटों का देवता, हाँ, उनके लिए जो विजुअल है वो परंपरा और तकनीक का एक अनोखा मेल है। उनकी फड़ को एक डिजिटल होलोग्राफिक स्क्रीन की तरह दिखाया गया है। हाँ, पहले ये समझना होगा कि ये फड़ क्या है। बताइए। फड़ एक तरह की स्क्रॉल पेंटिंग होती है, कपड़े पर बनी हुई। इसमें लोक देवता की पूरी जीवनी चित्रों में होती है। अच्छा। और भोपा समुदाय के लोग इस फड़ को सामने रखकर रावण हत्ता बजाते हुए पूरी रात कहानी सुनाते हैं। और पाबूजी की फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। तो इसको होलोग्राफिक स्क्रीन की तरह दिखाना, ये आज की पीढ़ी से जोड़ने का एक तरीका है। एकदम। सोचिए, अनरियल इंजन 5 की मदद से एक इंटरैक्टिव होलोग्राफिक फड़ बनाई जा सकती है जहां छात्र कहानी के अलग अलग हिस्सों को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उन्हें ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है? माना जाता है कि राजस्थान के मारवाड़ इलाके में सबसे पहले ऊंट पाबूजी ही लेकर आए थे। अच्छा। और ये सिर्फ एक जानवर लाने की बात नहीं थी। ऊंट ने रेगिस्तान की अर्थव्यवस्था, यातायात, सबको पूरी तरह से बदल दिया। एक तरह से ये उस समय का एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन था। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनकी कहानी का अंत भी रक्षा करते हुए ही हुआ। उन्होंने देवलचारिणी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए थे। पाबूजी और गोगा जी की कहानियां शौर्य और रक्षा की हैं, लेकिन तेजा जी की कहानी में एक और परत जुड़ जाती है, वचन की। उनके लिए जो विजुअल है वो है एक जलती हुई तलवार पर लिपटा हुआ सांप। बिल्कुल। और ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन जरूरी फर्क दिखाता है। तेजाजी की कहानी वचन की ताकत की कहानी है। लाछा गुजरी वाली कहानी है ना? हाँ, उन्होंने लाछा गुजरी को उसकी गायें छुड़ाकर लाने का वचन दिया था। जब वो युद्ध जीत कर लौट रहे थे तो रास्ते में एक सांप उन्हें डसने के लिए तैयार था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे रोका और कहा कि पहले मुझे अपना वचन पूरा करने दो, मैं गायें सौंप कर वापस आता हूँ। सांप ने शर्त रखी कि तुम्हारा तो हर अंग घायल है, मैं डसूंगा कहाँ। तब उन्होंने अपनी जीभ आगे कर दी थी। हाँ, वचन के पक्के तेजाजी ने अपनी जीभ आगे कर दी। तो ये विजुअल, तलवार पर लिपटा सांप, उनके उसी शौर्य और वचन के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। मतलब लड़ाई जीतने से भी ज्यादा जरूरी वचन निभाना था। प्राण जाए पर वचन न जाए। एकदम सही। और इसी स्पेक्ट्रम पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक ऐसे लोक देवता हैं जो इन सब से बिल्कुल अलग हैं, देवनारायण जी। हाँ, उनके लिए जो विजुअल है वहां मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। नहीं है, बल्कि चमकती हुई ईंटें और नीम के पत्ते हैं। और साथ में रखा है 1992 का एक डाक टिकट। ये तो बहुत ही अनोखा है। मूर्ति की जगह ईंटें, इसका क्या कारण है? यही बात देवनारायण जी को खास बनाती है। ये लोक आस्था और विज्ञान का संगम है। उन्होंने मूर्ति पूजा की जगह व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया। अच्छा। वे आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता थे और गोबर और नीम के औषधीय गुणों से लोगों का इलाज करते थे। ओह, तो इसलिए ईंटों और नीम के पत्तों की पूजा होती है। हाँ, उनके देवरे में आज भी ईंटों की पूजा होती है और नीम के पत्ते प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो अपने समय के पब्लिक हेल्थ एडवोकेट थे। और वो डाक टिकट? वो उनके राष्ट्रीय महत्व का प्रमाण है। 1992 में भारत सरकार ने देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया था। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। हमने समाज सुधार, युद्ध, वचन, विज्ञान सब देख लिया, लेकिन अब दो ऐसी कहानियां हैं जो बहुत हकीकत और कल्पना की रेखा को ही धुंधला कर देती हैं। हाँ, जैसे कलाजी राठौड़, 4 हाथ वाले देवता। ये तो पौराणिक कथाओं जैसा लगता है। हकीकत में ऐसा कैसे हुआ होगा? ये कहानी 1567 के चित्तौड़ के तीसरे साके से जुड़ी है, जब अकबर की सेना ने किले को घेर लिया था। उस युद्ध में कल्लाजी के ताऊ जयमल राठौर घायल हो गए, लेकिन वो लड़ाई छोड़ना नहीं चाहते थे। तब कल्लाजी ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया और युद्ध करने लगे। ओह, तो इस वजह से। अब सोचिए, दूर से देखने वाले दुश्मनों को क्या दिखा होगा।
उन्हें लगा कि कोई 4 हाथों वाला दैवीय योद्धा लड़ रहा है, जिसके 2 हाथ नीचे और 2 हाथ ऊपर तलवारें चला रहे हैं। ये तो अविश्वसनीय है। और इसी तरह की एक और कहानी वीर बिग्गा जी की है। उनके लिए विजुअल है एक बिना सिर वाला धाड़ जो घोड़ी पर बैठकर लड़ रहा है। सिर कटने के बाद कोई कैसे लड़ सकता है? ये उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। कहानी ये है कि उन्होंने गायों को लुटेरों से बचाते हुए इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी कि उनका सिर कट गया, लेकिन उनका धड़ लड़ता रहा। और उसने दुश्मनों को खदेड़कर ही दम लिया। हाँ, जाहिर है ये एक अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इसका संदेश साफ है। कर्तव्य का पालन जीवन से भी बढ़कर है। ये सारी कहानियां सुनने के बाद सवाल उठता है कि आज के समय में इनका क्या महत्व है। स्लाइड डे के अंत में एक जालुई और शब्दकोश का विजुअल है। हाँ, जिसमें से रिख्या, जम्मा, चिरजा जैसे शब्द निकल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? और यही इस पूरी चर्चा का सार है। ये शब्दकोश बताता है कि इन लोक देवताओं की विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि राजस्थान की भाषा और रीति रिवाजों में आज भी जिंदा है। अच्छा। ये शब्द जैसे पर्चा यानी चमत्कार, देवरा यानी मंदिर, जम्मा यानी रात्रि जागरण, ये सब उनकी पूजा पद्धति का हिस्सा हैं। ये लोक देवता सिर्फ ऐतिहासिक नायक नहीं हैं, वे राजस्थान की नैतिक संहिता बन चुके हैं। और सबसे आखिरी स्लाइड में राजस्थान के नक्शे पे एक अखंड मशाल जलती हुई दिखाई गई है। वो मशाल उन सभी मूल्यों का प्रतीक है जो इन लोक देवताओं ने स्थापित किए। न्याय, समानता, वचन का पालन, जीव रक्षा और निस्वार्थ सेवा। ये स्लाइड डेक का प्लान सिर्फ एक पाठ योजना नहीं है, ये एक पूरा खाका है कि कैसे इतिहास को सिर्फ तथ्यों के ढेर से निकालकर एक भावनात्मक और यादगार अनुभव बनाया जा सकता है। एकदम। ये दिखाता है कि जब सही विजुअल रूपक का इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे जटिल विचार भी आसानी से समझे और महसूस किए जा सकते हैं। ये रटने की बजाय महसूस करने पर जोर देता है। हाँ, ये छात्रों को सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि उन्हें उन मूल्यों से जोड़ता है। ये पूरी चर्चा एक विचार छोड़ जाती है, इतिहास, विज्ञान या साहित्य के और कौन से ऐसे जटिल या शायद बोरिंग समझे जाने वाले विषय हो सकते हैं जिन्हें इसी तरह की रचनात्मक विजुअल कहानी के जरिए न केवल दिलचस्प बल्कि आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बनाया जा सकता है। आज जिस दस्तावेज पर हम बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये कोई टेक्स्ट बुक चैप्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में क्रिएटर क्लासरूम के लिए बनाया गया एक विजुअल स्लाइड डेक का पूरा प्लान है। और टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता।